भीषण आग का कहर देखने को मिला। 20 के करीब झोपड़ियां इस आग की चपेट में आई और सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश में लगी नजर आई। दनकौर खिरली इलाके में यह आग लगी है, जहां पर तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। हर तरफ धुएं का गुबार और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर दिखाई देता है। सूचना मिलने के बाद हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाने में जुट गई हैं। 20 के करीब झोपड़ियों में एक के बाद एक ये आग फैलती चली गई। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें केंद्र सरकार और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस नीट मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस। इसमें याचिका में एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की ये याचिका, जिसमें यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने दायर की है याचिका, और मामले में अब शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो नीट मामले को लेकर नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्रम और केंद्र सरकार और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस। आज की जो हियरिंग है उसमें भी हमने यही बोला कि 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्योंकि अब एग्जाम की डेट अब अनाउंस हो गई है, जो कि 21 जून है, नॉट इवन 1 मंथ फ्रॉम नाउ, तो क्या फिर से ऐसे इंसिडेंसेस रिपीट नहीं हो सकते? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो तन्वी जी, मैं आपकी याचिका देख रहा था, यहाँ तक कि आप एनटीए को भी भंग करने की बात हो रही थी कि जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपने उसको भंग करने की मांग किया। लेकिन यहाँ पर अभी तक सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हुआ है, अब तक 11 लोग पकड़े जा चुके हैं। तो क्या अभी भी आपकी वो मांग है कि उसको भंग किया जाए या उस मामले में कुछ बदलाव किए जाए? हाँ, बिल्कुल, हमने वो मांग इस नज़रिए से रखी है बिकॉज पहले भी एक तन्वी सरवाल का केस था जिसमें कुछ एलिगेशंस थे, पेपर कैंसिल हुए थे, और पहले भी ऐसा हुआ है कि एक बॉडी पहले सीबीएसई कराती थी, फिर एनटीए कॉन्स्टिट्यूट हुई, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप हो। पर क्योंकि इतने सारे जो बैक टू बैक मुद्दे हर साल उठते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमने उसमें मांग करी है कि इस बॉडी का रिकॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा हो, बिकॉज इसमें लाखों बच्चों के करियर का सवाल है, पूरे फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम का सवाल है। और इसमें हमने ये भी मांग करी है कि इस एग्जाम के लिए एक कोर्ट की कमेटी इस पूरे एग्जाम की प्रोसेस को ऑब्जर्व करे, बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, बिकॉज अब वो फिर से वो रिस्क नहीं ली जा सकती है। और अब बात भीषण गर्मी की, जिसका प्रकोप दिल्ली में अभी और बढ़ने वाला है। आईएमडी ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जाहिर किया गया। 16 मई से लगातार तापमान 40 डिग्री के पार इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं प्रीमियम ईंधनों के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई, 109 रुपए 24 पैसे अब इसकी कीमत सामने है। देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल और गैस विदेशों से आयात करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे कीमतें जो ये इस वक्त बढ़ते हुए आपको नजर आते हैं, ये अनिवार्य हो गया। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो उससे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है और आगे चलकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि तेल के बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात करने वाले देश जैसे कि अमेरिका, यूएई और कनाडा में तेल की मौजूदा कीमत भारत से ज्यादा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकट को जिम्मेवार बताया। पूरे दुनिया में वैश्विक संकट है। तेल के पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में
करीब डबल दाम हो गए हैं। सिर्फ सऊदी अरब में दाम नहीं बढ़े हैं, पूरी दुनिया में बढ़े हैं, लेकिन उस अनुपात में सबसे कम दाम कहीं बढ़े हैं तो भारत में बढ़े हैं। इधर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तेल के दाम बढ़ने पर सवाल खड़े किए। मनोज झा ने कहा कि जब कच्चे तेल के दाम गिरे थे तो सबसे ज्यादा फायदा तेल कंपनियों को हो रहा था। उस वक्त तेल के दाम क्यों नहीं कम किए गए, और आज जब कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है। जब विश्व में संकट नहीं था और तेल बहुत सस्ता था तो रिलीफ किसको थी? आम कंज्यूमर को थी। आप खुद एक कंज्यूमर है, सोच के देखिए, जब लोएस्ट प्राइस थी इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की तो किसको बेनिफिट था? तेल कंपनियों को। आज जब तेल कंपनियों को राष्ट्र हित में विद इन कोट्स बोझ लेना था, सरकार ने बोझ किस पे ट्रांसफर किया? आज 11 दिन में 11वां दिन है आज, तकरीबन 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल 100 पार कर चुका है। दिल्ली में, बाकी जगह का देखिए, इससे ऊपर ही होगा। बड़ी खबर बेतिया से, जहां योगापट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस लूटकांड की जांच के लिए पहुंची थी और हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस एक पुराने अभियुक्त के घर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और धक्का मुक्की की तस्वीरें आती हैं। घटना में 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर थाने भी ले आई, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। और बड़ी खबर आ रही है नवादा से, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। मामले में पिता पर ही शादीशुदा बेटी की हत्या करने का आरोप लगा। गला दबाकर हत्या करने का यह आरोप, जिसमें सबूत मिटाने के मकसद से शव को बोरे में बंद कर नदी में गाड़ दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल की इस घटना के बाद से लगातार सर्च जारी था और आरोपी पिता, मां और भाई गिरफ्तार किए गए हैं। कोड़ियाहारी नदी से शव की बरामदगी की जा चुकी है। पिता ने इस पूरे मामले में अपने जुर्म को कबूल भी किया है। धमौल के धरहरा गांव की यह घटना बताई जाती है। बड़ी खबर आ रही है निगरानी विभाग की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई के तौर पर मापतौल कार्यालय में छापेमारी करती हुई टीम नजर आई। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, लिपिक पुष्कर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। लाइसेंस के नवीनीकरण के बदले घूस लिया जा रहा था, जिस मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई। अगली बड़ी खबर गया जी से, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पीपरपाती मोहल्ले में ड्रग विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने नकली और नशीली दवाओं को बरामद किया। ये छापेमारी पूर्व सांसद दिवंगत रंजीत सिंह की बिल्डिंग में हुई है, जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि छापेमारी के दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप, नींद की गोलियां और अन्य दवाएं यहां से बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख के आसपास बताई जाती है। शुरुआती जांच में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इन दवाओं की सप्लाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल गिरफ्तार शख्स से पूछताछ जारी है और इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिस टीम जुटी हुई है। बरामद दवा हुई है। कौन सी दवा है, कैसी दवा है? नशा से संबंधित दवा है, जो बाहर से ये लाता था और ला के यहाँ स्टोर करता। कब से चल रहा था सर? बोल तो रहा है कि बहुत अभी हाल फिलहाल से चालू किया। कहाँ चलाते थे सर? जैसा कहना है, अभी पकड़ाया जो अभियुक्त है वो बता रहा है कि देवघर से है। लगभग कितने रुपये की दवा होगी सर? इसका मूल्यांकन हो रहा है। दवा किस प्रकार की दवा है? क्या नाम है? किस प्रकार की दवा? दवा का क्या नाम है? दवा बैंड नहीं है, वो दवा जो भी पकड़ाई है यहाँ। खबर आरा से, जहां सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच पटना में तैनात एसआई
राजीव रंजन सिंह उर्फ गोल्डी सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज के पास हुई, जहां एक निजी स्कूल बस ने पीछे से आकर बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में मौके पर उनकी मौत हो जाती है। मृतक बालीगांव थाना क्षेत्र के आयर गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराती हुई नजर आई। ड्यूटी जा रहे थे, बाइक से ही निकल गए कि एक्सीडेंट हो गई है गांव में। हाँ। बाइक से ही निकल जाते हैं। हाँ। इंदू तपेश्वर सिंह इंदू महिला कॉलेज के पास जैसे पहुंचे, तेज रफ्तार से माउंट हीटा गाड़ी वाला इतना तेज से मारा। हम लोग तो भाई घर पे थे, तो कोई अवधेश नारायण सिंह के पिए हैं, वो बेचारे अपना उठा के इनको सदर अस्पताल भेजे। उसके बाद हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए तो पता चला कि माउंट हीटा के बस वाला ने धक्का मार दिया। और बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया। आरोप ये भी कि समेकित जांच चौकी पर शराब जांच के नाम पर बिना नंबर प्लेट वाली कार पर सवार पुलिस कर्मियों ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला किया। घटना कैमूर के NH 19 पर मोहनिया उत्पाद विभाग चिक नाके के पास हुई। ड्राइवर ने यह भी कहा कि पुलिस के लोग एम्बुलेंस को शराब की जांच के बहाने रोकते हैं। उसके बाद जब उस शख्स ने विरोध किया और एम्बुलेंस में किसी तरह के शराब नहीं होने की बात कही, तब भी पुलिसकर्मी बिना किसी सबूत के मारपीट पर उतर आए। दुर्गावती थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस चालक ने एक्साइज विभाग के खिलाफ मारपीट करने को लेकर आवेदन दिया है। आसपास लगे हुए CCTV कैमरे की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। हम बनारस ला रहे थे, BHO से पेशेंट छोड़ के टोल प्लाजा से आगे ओवरटेक करके हमारे एम्बुलेंस का गाड़ी स्कॉर्पियो लगा के उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। दरोगा उतर के हमको कॉलर खींच के गाड़ी से बाहर निकल के लाते मुकन झापड़ मारे, बोला कि तुम दारूबाज हो, उसमें दारू लिया हुआ, दारू चेक किया, कुछ नहीं निकला है। कहाँ पे मारना? टोल प्लाजा पे मारा है हमको, टोल प्लाजा से आगे मारा है। या जो मतलब मारे थे यहाँ पे है कि नहीं अभी? भाग गया। हम बोले हैं कि दारू नहीं निकला है, तुम मुझे क्यों मारे हो? हाँ। तुम गाड़ी चेक कर सकते हो, इसके लिए हम तुमको परमिशन दे सकते हैं। चेकिंग कहाँ किया जा रहा है? उसमें आगे चेक किया, फिर गाड़ी मेरा एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर आया, चेक किया मशीन लगा के, कुछ नहीं निकला है। तो कैमूर पुलिस पर बाइक सवार के साथ मारपीट का आरोप, जिस आरोप के आधार पर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के गोरिया नदी पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के साथ मारपीट की गई। घायल युवक का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। वहीं इस मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अनंत सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के इस मामले में आज गोपालगंज की MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई। वहीं अग्रिम जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और अब अगली सुनवाई 30 मई को होनी है। स्पेशल MP MLA कोर्ट में अनंत सिंह जी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें नो कोअर्सिव अगली तारीख तक दे दिया है। उनकी गिरफ्तारी पे रोक रहेगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, उनकी गिरफ्तारी पे रोक रहेगा। कोर्ट ने हमारे एंट्रिम एप्लीकेशन फॉर अरेस्टिंग स्टे पे ऑर्डर पास करते हुए उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आज उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा नीतियों में खामियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करने और तय समय पर परीक्षा के साथ ही रिजल्ट जारी करने का निर्देश भी दिया। उच्च शिक्षा विभाग के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया उनके सामने और दिखाया गया कि बिहार में ऊर्जा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। यहां भी मुख्यमंत्री ने सरकार की नीति के मुताबिक विभाग को काम करने के निर्देश दिए और लोगों को बिना रुकावट निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से लोक भवन में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा पर चर्चा की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया।
मिथिला और मैथिली भाषा ने एक बार फिर बिहार का गौरव बढ़ाया है। जी हां, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा को शामिल कर लिया है। 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है। दरअसल दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मैथिली भाषा की पढ़ाई को लेकर केंद्र से इसकी मांग रखी थी, जिस पर शिक्षा मंत्रालय ने विचार किया और उसके बाद इस पर फैसला आया। अब सीबीएसई ने इसे अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर गोपाल जी ठाकुर को इसकी जानकारी दी। सीबीएसई के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो सीबीएसई के सिलेबस में मैथिली को शामिल किए जाने पर दरभंगा से बीजेपी के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर। उन्होंने कहा कि ये फैसला पूरे मिथिलावासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आभार व्यक्त करते हैं। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि इसके लिए वे शुरू से लगे रहे और अब जाकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए, हम तो लगातार सांसद बनने से बाद से लगे हुए थे और निश्चित रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया जाना एवं सीटेट सीटीईटी में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिलावासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और मातृभाषा का जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नवभारत के विश्वकर्मा, दुनिया के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह काम किया है ऐतिहासिक, इसके लिए हम निश्चित रूप से 8.5 करोड़ मिथिलावासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई, आभार प्रकट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमान जयंत चौधरी को भी हम बधाई आपके माध्यम से देना चाहेंगे और इस विषय को लेकर के जो हमने प्रयास किया है, अब मैथिली भाषा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में निश्चित रूप से सीबीएसई में जो पढ़ाया जाएगा, इससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब तो टीचर भी बहाल हो जाएगी और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। माँ जानकी की भाषा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संविधान भी लिखाने का काम किया है और लोकसभा में भी मैथिली बोलने का अवसर मिला और मैथिली 8वीं अनुसूची में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको सरजमीन पर उतारने का जो काम किया है वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार के युवाओं को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी वैकेंसी है 15 जून के बाद उनकी चयन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। कर्मचारी चयन आयोग के पास अब तक 14 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि उनके विभाग में भी 8054 पद पर वैकेंसी निकली है, जिसमें लोग 15 जून से आवेदन कर पाएंगे। अभी राजस्व कर्मचारी की काफी कमी है और जिस कारण हमने 8054 नए राजस्व कर्मचारी के नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग ने तुरंत उसको कर्मचारी चयन आयोग को भेजा और आने वाले समय में 15 जून से ये बहाली कर्मचारी चयन आयोग निकालने जा रही है और लोगों को जो है, युवाओं को रोजगार का एक बेहतर अवसर मिलेगा। गंगा दशहरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे और उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा को प्रणाम किया और सीढ़ी घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। यहां मरीन ड्राइव की तर्ज पर 4 दीवारी और पार्क का निर्माण किया जाना और उसके बाद उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना की और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीलभद्र याजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कुछ देर पैतृक आवास पर रुकने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। शाम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आने की संभावना भी जाहिर की जा रही है।
बिहार सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कर रही है, लेकिन मुंगेर मॉडल सदर अस्पताल में सर्जनों की भारी कमी से मरीज परेशान है। हालत ये है कि गायनी विभाग को अगर छोड़ दें तो सामान्य ऑपरेशन तक यहां नहीं हो पा रहा। अपेंडिक्स, हर्निया, पथरी जैसी सर्जरी के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। करोड़ों की लागत से आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सुविधाएं जरूर खड़े कर दिए गए, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से ये सब बेकार साबित हो रहे हैं। देखिए, अभी तो तुरंत रिजाइनेशन ही दिया है, अभी उससे बात करते हैं। हो सकता है कि वो किसी तरह शर्त पर आ जाए तो हम कोशिश करेंगे वो बैक हो जाए, नहीं तो फिर दूसरा सर्जन हम लोग जिले के अंदर से या कहीं बाहर से डिमांड करेंगे। सर्जन बहुत जरूरी है। अपने यहाँ अभी किस किस डिपार्टमेंट में सर्जन जैसे हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में है, जनरल सर्जन तो है ही नहीं, जो एक आए थे चले गए। गायनी में है, ऑपरेशन करती हैं। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। होटल में छेड़खानी के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। होटल के मैनेजर रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टाफ काजू को भी पुलिस ने दबोचा है। रूपसपुर के होटल का ये मामला, जिसमें छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई थी। होटल हिडन विला का ये मामला है और दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। छेड़खानी का आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये कार्रवाई और इस कार्रवाई के जरिए कोशिश है कि कोई भी यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिमाकत न करे। जी, एक बड़ी घटना थी और उस बड़ी घटना के बाद पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और आज उस होटल के जो स्टाफ हैं और मैनेजर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं होटल के मैनेजर और स्टाफ की संलिप्तता पाई गई, उस कारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और होटल के मैनेजर और स्टाफ को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मोतिहारी के पिताही प्रखंड के नोनफरवा स्थित राजकीय उत्क्रमित और उच्च विद्यालय की, जहां भीषण गर्मी के बीच बच्चों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। एक ही परिसर में चल रहे दोनों स्कूलों के चापाकल पिछले 6 महीने से खराब पड़े हैं। हालात ये है कि प्यास बुझाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मुख्य सड़क पार कर बाहर से पानी लाना पड़ता है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना होता है। स्कूल में पानी नहीं होने से मिड डे मील बनाने तक परेशानी हो रही है। हाथ में बोतल है क्यों? और ये 4-5 महीने से स्कूल कल खराब है, उसी के लिए हम घर पे से पानी भर के लाते हैं। कितने दिन से परेशानी है? 4-5 महीने से। सर से शिकायत नहीं की हो? सर से करते हैं तो सर बोलते हैं ठीक हो या नहीं करवाते। 6 महीने से वहाँ चापाकल हमारे पुराने मिडिल स्कूल और नए जो है हाई स्कूल और +2 स्कूल भी है, वहाँ काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ पढ़ने जाती है। और इस स्थिति में इस गर्मी के दिन में वहाँ चापाकल नहीं होना यह बहुत दुखद बात है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के पंचखड़ा गांव में पोखरे में डूबने से 11 साल के छात्र मनीष कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शौच के दौरान वो अचानक से पोखरे में डूब गया और स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। नाराज परिजन और ग्रामीणों ने NH 227 से राम जानकी पथ को जाम कर खूब प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर यह जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची के साथ अब नई किस्मों को भी विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। मुशहरी स्थित लीची अनुसंधान केंद्र में बिहार लीची संगम 2026 का आयोजन किया गया, जहां कई वैरायटी की लीची की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें शाही, चाइना, गंडकी, लालिमा, गंडकी, संपदा, कलकतिया और देसी लीची समेत दर्जनों किस्में शामिल हैं। वैज्ञानिकों का उद्देश्य लीची को बागान से सीधे निर्यात तक पहुंचाना है। इस प्रदर्शनी की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र में लीची संगम का आयोजन किया गया है, जहां पर अलग अलग वैरायटी की लीची जो है
उसका प्रदर्शनी भी लगाया गया। आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर की फेमस शाही लीची से लेकर तमाम जो अलग अलग वैरायटी होती है वो तमाम लीची जो है यहाँ पर रखे गए हैं। और कहीं न कहीं यह एक खास अवसर है क्योंकि यह लीची का सीजन है, तो ऐसे में पूरे विश्व भर में लोग मुजफ्फरपुर की लीची का इंतजार करते हैं। और ऐसे में मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित लीची अनुसंधान केंद्र में जो खास बिहार लीची संगम का आयोजन किया गया है, यानी बाग से निर्यात तक, जिसमें आपको तमाम लीची दिखाई देंगे। आप अगर इधर से दिखा दें तो ये पूर्वी, ये कसेलिया, इसके अलावा ये गंडकी संपदा है जिसका साइज आप देख सकते हैं कुछ अलग है, बड़ा है। इधर आपको चाइना लीची दिखेगा जो कि कुछ दिन के बाद जो है जब शाही खत्म हो जाती है उसके बाद यह मार्केट में ज्यादातर आता है। अझौली और अलग अलग तमाम जो है वह वैरायटी के हैं। हम इस पूरे लीची के बारे में जानकारी लेंगे। ये सारा जितने भी लीची का वैरायटी देख रहे हैं ये सारा अपने अनुसंधान लीची अनुसंधान केंद्र के फार्म से तोड़ा गया, हार्वेस्ट किया गया है। इसमें मुख्यतः शाही, चाइना, अझौली, गंडकी संपदा, लालिमा, योगिता और योगिता सिलेक्शन, वेदाना और अन्य और भी सारे वैरायटी है जिसका हम लोग प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे हम लोग लीची को दिखा रहे हैं। अलग अलग वैरायटी की लीची जो है यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा इसमें शामिल होंगे और कहीं न कहीं इस चीज को लेकर जो है जो खास अवसर है क्योंकि यह लीची का सीजन है, पूरे विश्व को मुजफ्फरपुर की शाही लीची का इंतजार रहता है। और ऐसे में कई लीची अब जो है उसको डेवलप किया गया है और बताया जा रहा है कि कमर्शियल तरीके से भी इसको डेवलप करने की जरूरत है और इस सबको बाजार तक पहुंचाने के लिए अब जो लीची अनुसंधान केंद्र है वह अग्रसर है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक।